यशस्वी कोचिंग संस्थान के इस नए प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 इतिहास, भाग 3, अध्याय होगा हमारा 9, जो आधुनिक भारत का यह पहला चैप्टर है, उपनिवेशवाद और देहात। इस पाठ में हम लोग पूरे भारत में किस तरह से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और भारत के लोगों पर कैसे धीरे धीरे अपना अधिकार अधिपत्य जमा लेती है और अपना जो कंपनी है वो कंपनी पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आती है और फिर व्यापार करने से के उद्देश्य से छोड़ करके वह यहाँ के लोगों को परेशान करने का उद्देश्य उसका रह जाता है। इस अध्याय में हम लोग इस अध्याय में मेन टॉपिक जो है वह पढ़ेंगे बारी बारी से हम लोग, जिसमें पहला पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की कर व्यवस्था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई उसकी कर व्यवस्था पढ़ेंगे। फिर बंगाल के किसानों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके जमींदारों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इसी पाठ में हम लोग राजमहल के पहाड़ियों पर रहने वाले जो पहाड़ी लोग थे, उस पहाड़ी लोगों को किस तरह से संथाल लोगों ने जो परेशानी की, संथाल लोगों को अंग्रेजों ने किस तरह से ला दिया, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दक्कन के ग्रामीण क्षेत्र, जो आज के अगर देखें तो बम्बई और चेन्नई का जो इलाका, मद्रास वाला जो इलाका है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिस रिपोर्ट का नाम है पांचवी रिपोर्ट। इस पांचवी रिपोर्ट से क्या 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 रखा गया, क्या इस रिपोर्ट में था, इसके बारे में पढ़ेंगे। अंत में एक सर्वेक्षण आते हैं भारत में जिसका नाम बुकानन रहता है, इस बुकानन के भी बारे में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम लोग चर्चा कर लिए कि उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश को अपना नियंत्रण में रख लेता है और अपना सत्ता चलाने लगता है, अपना संस्कृति वहां पर अपना संस्कृति उस देश के ऊपर प्रभाव डालने लगता है, उसी को कहते हैं उपनिवेशवाद। और उपनिवेशवाद जो है अधिकतर इस चैप्टर में देहाती इलाके में किस तरह से अंग्रेजी अधिकारी ने की उसके बारे में है। इस चैप्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी की कर व्यवस्था, बंगाल के किसान जमींदारों की स्थिति, राजमहल पर रहने वाले पहाड़ी और पहाड़िया और संथाल लोगों के बीच, दक्कन के ग्रामीण क्षेत्र, ब्रिटिश संसद के पांचवी रिपोर्ट और बुकानन के विवरण के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि भारत में जब स्थलीय मार्ग से पूरा व्यापार जब बंद हो चुका था, स्थलीय मार्ग से पूरा व्यापार जब बंद हो चुका था, तो व्यापार तो करना था, तो आगे व्यापार करने के लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। तो रास्ता था क्या? तो समुद्री मार्ग। इस समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, पुर्तगाली भारत आए। और पुर्तगाली में से एक व्यक्ति का नाम है, जिसका नाम है वास्को डिगामा, जो पुर्तगाल का यात्री था। यह भारत में 1498 ईस्वी में आया और यह भारत के साथ इन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया। दूसरा जो आया कंपनी, जिसका नाम है डच, और यह आया 1595 ईस्वी में। तीसरा जो आया अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 ईस्वी में। और चौथा जो फ्रेंच, जो 1664 में। आपको बता दें कि सबसे शुरू में पुर्तगाली आई और सबसे अंत में भी भारत से पुर्तगाली ही यहाँ से गई है। गोवा पर जो उसका अंत में अधिकार था, उस अधिकार को हटा करके वहां गोवा को छोड़ करके और वह अंत में गई। तो सबसे शुरू में आने वाला भी पुर्तगाली और अंत में जाने वाला भी पुर्तगाली। कब आया? 1498 ईस्वी में। पहला यात्री कौन था? वास्को डिगामा था। इस चैप्टर में हम लोग अंग्रेजी उपनिवेशवाद और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे, जिसमें आपको बता दें कि पहली ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 ईस्वी हुगली नदी के किनारे लगाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, पहली ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 ईस्वी हुगली नदी के किनारे लगाया गया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भारत में मुगल का शासक था ही तब यह भारत में प्रवेश कर जाती है 1600 ईस्वी में। और 1608 ईस्वी में इसने अपना पहला कारखाना 1608 में सूरत में भी लगा देती है। मुगल धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, धीरे धीरे ऐसा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा चाल चलती है कि मुगल धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे अंग्रेजी जो शक्ति है वो काफी मजबूत हो जाती है और भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो जाती है। और सर्वप्रथम इसकी शुरुआत बंगाल से होती है। आपको याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम शुरुआत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ से होती है? तो बंगाल से शुरुआत होती है और इन्होंने पहला बंगाल से ही शुरुआत करते हैं। अब पहली यानी कि क्या क्या हुआ जिसके कारण इन्होंने
जिन्होंने मुगल को कमजोर किया। तो मुगल कमजोर हो गए। पलासी नामक बंगाल में एक जगह है, जिस जगह का नाम है पलासी। इस पलासी जगह पे एक युद्ध होता है, और यह युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को होता है, जिसको पलासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह लड़ाई लड़ती है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच यह बहुत बड़ी लड़ाई, पलासी की लड़ाई, जो बंगाल का एक गांव जिसका नाम है पलासी, 23 जून 1757 ईस्वी को होती है, जिसमें पूर्ण रूप से वहीं पर तो मुगलों की हार होती है और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हार हो जाती है, और उसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से जीत जाती है। जीतने के बाद पूरा भारत पे, बंगाल के क्षेत्रों पे अपना आधिपत्य जमा लेती है और शासन करना शुरू कर देती है। अब आपको बता दें कि शासन करने के लिए पैसा की भी जरूरत है। एक तरह से कंपनी भी चलानी है, एक तरह से लोगों के ऊपर शासन भी करनी है। तो पैसा आए तो कहाँ से आए? तो आने का उद्देश्य तो उस समय भारत के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर, कृषि पर टिके हुए थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोची कि अगर हम कर व्यवस्था, टैक्स व्यवस्था यही लोगों पे अगर लगा देते हैं, किसानों से वसूलना शुरू कर देते हैं, तो हमारी कंपनी भी चलेगी और दूसरा हम शासन भी करेंगे। तो भारत में उन्होंने कर लगाने के लिए तीन तरह से, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लाई। तीन तरह से उन्होंने कर लाया, जिसमें पहला इस्तेमारी बंदोबस्त, जिसको कर का नाम है, जिसको अस्थाई व्यवस्था भी कहते हैं, और यह कर को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इस कर को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जमींदार होता था। आपको आगे बताएंगे क्यों जमींदारी व्यवस्था कहते थे। दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था है, दूसरा आया रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा जो कर है जिसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। तो आपको याद होना चाहिए कि अंग्रेजों ने भारत के किसानों से कर वसूलने के लिए कितने तरीके से टैक्स लगाया? तो तीन तरीके से टैक्स लगाया। पहला इस्तेमारी बंदोबस्त, जिसको अस्थाई बंदोबस्त या अस्थाई व्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा जिसको जमीन, इसी का दूसरा नाम जमींदारी भी है। दूसरा जिसका नाम है रैयतवाड़ी, और तीसरा जिसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। तो अंग्रेजों ने भारत में कितने तरीके से कर लगाया? तो तीन तरीके से कर लगाए हैं। अब हम लोग बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस्तेमारी बंदोबस्त, अस्थाई कर क्या है। तो देखिए, बंगाल में, यानी कि यह जो अस्थाई व्यवस्था जो था, यह अस्थाई कर जो था, अस्थाई था। इसमें चेंजिंग वाला मामला नहीं था। एक बार कर अगर लग गया तो लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल तक कोई कर चेंज नहीं होगा। इससे यह जो कर था, आगे किसानों की जो फसलों की जो रेट बढ़ेगी, उस रेट को सोच करके लगाया गया था। तो इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल में शुरू किया गया। यह वही बंगाल जिसमें आज बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जो जितना क्षेत्र जो अलग हुआ है, ये सारे बंगाल में आते थे। 1793 ईस्वी में चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया। याद होना चाहिए, 1793 ईस्वी में चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया। आपके कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि चार्ल्स कॉर्नवालिस का कोड क्या बना? तो कोड भी यही 1793 कोड बना था, क्योंकि इसी ईस्वी में इन्होंने इस अस्थाई व्यवस्था कर लगाया था। इस कर में उन्होंने क्या किया कि जो पुराने जमाने के जो नवाब होते थे, जो राजा होते थे, जो साहूकार होते थे, इन्होंने क्या किया कि चार्ल्स कॉर्नवालिस ने एक चाल चला। क्या किया कि भारत में जो पुराने जमाने में जो राजा होते थे, जो साहूकार होते थे, उन लोगों को नियुक्त किया। और उन लोगों को नियुक्त किया किस रूप में? तो एक जमींदार के रूप में, एक जमींदार के रूप में नियुक्त किया। एक जमींदार के रूप में नियुक्त किया। कहा कि आपको हम एक एरिया देंगे, एक क्षेत्र देंगे, और इस क्षेत्र से आप कर वसूल करके लाएंगे और मेरे को देंगे। यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कर को, यानी कि कर वसूलने के लिए पुराने जमींदार, साहूकार, जो राजा लोग थे, उन लोगों को क्या किया कि नियुक्त किया। और नियुक्त करने के बाद उनका नाम जमींदार रखा और कहा कि ये लोग कर वसूल करके लाएंगे, और कर वसूलने के बाद जो है यही कर हमको देंगे। इसमें कर निश्चित किया गया, इसीलिए इसका नाम अस्थाई कर भी रखा गया है, क्योंकि इसमें बार बार कर निश्चित नहीं करना था। 10 साल, 15 साल किसानों का जो रेट है, इस रेट को आगे भविष्य में सोच करके, और यह कर निश्चित कर दिया गया था कि यह कर जो है इतना दिनों के बाद फिर से इसको चेंजिंग किया जाएगा। तो इसमें 10 साल, 15 साल एक कर निश्चित किया गया था, इसीलिए इसको अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। और इसमें जमींदार महत्वपूर्ण होते थे, और इसीलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। आगे अगर जाने तो राजस्व वसूलने के लिए अब तो जमींदार तो नियुक्त कर दिया गया, लेकिन क्या कर वसूलने जमींदार जाएगा? नहीं,
जमींदार क्या होता था कि जमींदार तो एक जैसे एक जगह पे बैठ गया, एक शहर में बैठ गया, और वह जमींदार क्या करता था कि हर एक ग्रामीण क्षेत्रों में एक एक अपना अधिकारी रखता था, और उस अधिकारी का नाम अमला था। तो जमींदारों द्वारा कर वसूली करने के लिए भेजा गया जो अधिकारी है, उसका क्या नाम है? अमला। भेजा गया जो अधिकारी है उसका नाम अमला है। यह राजस्व वसूली करके लाता था, और जब जमींदार जब अमला से कर ले लेता था और जब अंग्रेजों को नहीं चुकाता था, उस परिस्थिति में जो जमींदार की जो संपत्ति थी, उस जमींदार की संपत्ति को अंग्रेज नीलाम करते थे, अंग्रेज इस पर बोली लगवाते थे, और बोली लगवा करके वह जो जमीन है, वह जमीन किसी दूसरे के नाम कर दिया जाता था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे फर्जी बिक्री होती थी। आगे यह जो कर था पूर्ण रूप से, यह जो इस्तमरारी जो कर था भारत के 19% भूमि पर फैला हुआ था। मात्र और मात्र 19% भूमि पर अस्थायी कर लगाया गया था। दूसरा अगर कर देखें हम लोग, तो जिसका नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। दूसरा कर जिसका नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था, और यह कर 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो के द्वारा, चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा इस्तेमारी अस्थायी कर, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में और टॉमस मुनरो जो दक्षिण के क्षेत्र में लगाया गया, जो आज के बंबई और मद्रास, मद्रास जो चेन्नई का जो क्षेत्र है, तो बंबई और मद्रास जो दक्षिण के क्षेत्र आते थे, इस क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाया जाता था। इसमें क्या होता था कि अमला ले जाकर के जमींदार को देगा और जमींदार अंग्रेज तक पहुंचाएगा, लेकिन इसमें किसान स्वयं जाकर के अंग्रेजों को टैक्स देते थे। किसान स्वयं पैसा अपना जो टैक्स था जो बना हुआ था, वह पैसा उठाते थे और अंग्रेज अधिकारी को ले जाकर के जमा करते थे। इसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं था, इसके बीच में मध्यस्थ में कोई भी बिचौलिया नहीं था। इसमें तो दो दो बिचौलिया था, इसमें कोई बिचौलिया नहीं था। इसमें किसानों की बात डायरेक्ट अंग्रेज तक पहुंचता था। वे कहते थे कि इस बार हजूर अच्छा अच्छा फसल नहीं हुआ, इस बार थोड़ा कर कम कर दीजिए, तो इसमें तो माफी हो जाती थी। लेकिन इसमें तो जमींदार जो था, वो जमींदार जमींदार अंग्रेजों ने अस्थायी कर लगा दिया था। और इसमें एक बात और बता दे कि 100 रुपया अगर अंग्रेज लगाया है, तो कह दिया कि भाई हमको तो 100 रुपये चाहिए, हमको तो 100 रुपये चाहिए जमींदार से। तुम चाहे जितना वसूल लो, तुम चाहे 500 वसूल लो, 200 वसूल लो, 150 वसूल लो, तुम चाहे जितना वसूल लो। इसमें जमींदारों को फायदा होती थी, जमींदार धनवान बन जाते थे। इसमें किसानों को काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती थी। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था, यह बंबई और मद्रास के जो किसान थे, इसमें किसान खुद जाकर के टैक्स जमा कराते थे, अपनी बात जो है अपनी बात अंग्रेज अधिकारी तक पहुंचाते थे। यह पूरे भूमि का 51% क्षेत्र पर फैला हुआ था। याद रखेंगे, 19% पर अस्थायी कर, 51% पर रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा जो व्यवस्था है जिसको हम लोग कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। इस महालवाड़ी व्यवस्था में को 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेजी के द्वारा लगाया गया, और यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जो आज की अगर बात करें हम लोग, तो उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश क्षेत्र में लगाया गया। जैसे कि आपको बता दें कि इसमें जैसे अमला अमला जमींदार को, जमींदार अंग्रेज तक पहुंचाता था। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता था, डायरेक्ट जो कर था वो अंग्रेज अधिकारी को मिलता था। लेकिन महालवाड़ी में क्या होता था कि महाल मतलब पूरा गांव का टैक्स वसूल करके गांव का मुखिया होता था, और वह मुखिया पूरे गांव का टैक्स वसूलता था, और टैक्स वसूलने के बाद वह अंग्रेज अधिकारी तक पहुंचाता था। पूरे गांव का टैक्स वसूलना और वसूल करके अंग्रेज अधिकारी तक पहुंचाना, या पूरा गांव का कर वसूल करके कर और तब जा करके अंग्रेज अधिकारी तक जमा कराना, इसीलिए इसको महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया। यह 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेजी के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश का जो आज का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उसी में लागू किया गया था। और यह पूरे भूमि का 30% भूमि पर लागू किया गया था। 19% अस्थायी कर इस्तेमारी बंदोबस्त, 51% रैयतवाड़ी, और 30% महालवाड़ी व्यवस्था। याद रखेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो कंपनी को बेनिफिट किससे मिलता था, तो कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता था इस्तेमारी बंदोबस्त से, क्योंकि इसमें तो कर चेंज हो जाता था, इसमें कभी ज्यादा कभी कम हो जाता था। लेकिन इसमें जो है, इस व्यवस्था में जो कर था, और इस व्यवस्था में जो कर था वो कर चेंजिंग नहीं था। इसमें किसानों को काफी ज्यादा घाटा होता था। तो यह अस्थायी व्यवस्था से, या आपके बोर्ड एग्जाम से के दृष्टि से कई ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अस्थायी व्यवस्था से, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या क्या लाभ मिलता था। तो एक तो जमींदार जो थे वो भूमि के मालिक बन गए, किसान का जमीन, लेकिन उसमें टैक्स लगाना किसका काम है?
तो जमींदार जो था वो भूमि के मालिक बन गया। जमींदार धीरे धीरे धनवान बन गया, क्योंकि 100 रुपया टैक्स है, जबरदस्ती करके 200 वसूलता था। आगे अंग्रेज अधिकारी तक उसको 100 रुपया चाहिए, या चाहे 300 वसूल ले, 500 वसूल ले। तो धीरे धीरे जमींदार जो था वो धनवान बन गया। कंपनी को क्या लाभ मिलती थी? तो कंपनी को एक निश्चित कर मिलने लगा कि हमने 100 रुपया रखा है तो 100 रुपया चाहिए हमको। कोई इसमें कई जो है 200 नहीं, 100 रुपया है तो 100 रुपया, इसमें 80 रुपया भी नहीं चाहिए। एक कंपनी को एक निश्चित कर मिलने लगी, और कंपनी को बार बार, जैसे कि रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में बार बार जो कर निश्चित करना था, कभी 200 तो कभी 500, किसानों की स्थिति देख करके इसमें करना था। लेकिन इसमें जो था, यह कंपनी को बार बार निश्चित दर नहीं करना पड़ता था। एक बार जो दर हो गया है, उसी दर पर कुछ दिनों तक चलता था, 10 बरस 15 बरस, क्योंकि आगे के भविष्य को देख करके अस्थायी व्यवस्था लगाया जाता था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कंपनी को क्या क्या लाभ मिलने लगी, तो जमींदार भूमि के वास्तविक मालिक बन गए, जमींदार और ज्यादा धनवान बन गए। कंपनी को बार बार निश्चित दरें, कंपनी को बार बार जो कर की जो दरें थी बार बार निश्चित नहीं करनी पड़ती थी। जमींदार जो कंपनी थी, कंपनी को एक निश्चित दर, एक निश्चित कर मिलने लगी थी। इसके बाद हम लोग इसके बाद हानि को पढ़ेंगे, और उसके बाद भी हम लोग आगे चलते हैं। पहले तक हम लोग देखे हैं कि अस्थाई व्यवस्था, जो अस्थाई कर था, उसका क्या क्या कंपनी को लाभें मिल रही थी। अब हम लोग जानेंगे कि उस अस्थाई व्यवस्था से, जैसे कि कंपनी को एक निश्चित कर मिलना शुरू हो गया था, कंपनी को बार बार लगान की दरें स्थापित नहीं करना पड़ रहा था। उसके अलावा जो जमींदार थे, उस जमींदार को भी काफी मुनाफा हो रहा था। जैसे कि जमींदार जो थे वो 100 रुपया कर के बदले 200 300 जितना चाहे उतना वसूल सकते थे। लेकिन इससे कुछ हानियां भी हुआ, किसान को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। तो इस व्यवस्था के दोष क्या क्या रहे, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जिसका लाभ भी तो कंपनी को मिला, लेकिन दोष क्या क्या रहे? तो दोष रहा कि जमींदार किसानों का शोषण कर गए। जमींदार जो थे वह किसानों का काफी ज्यादा मात्रा में शोषण करने लगे। किसान अब शोषित होने लगे। कंपनी का किसानों का साथ सीधा संपर्क नहीं रहा, कंपनी तो सुनती ही नहीं थी किसानों का। कोई भी बात जो था वह किसान सीधे जो था वो जमींदार अमला, और अमला को टैक्स देते थे, वो जमींदार तक पहुंचाता था, और जमींदार ऊपर तक पहुंचाता था। तो इसमें तो कोई कंपनी को सुनता ही नहीं था, कोई कंपनी को तो सुनने वाला ही नहीं था। सीधे संपर्क जो था यह कंपनी से टूट गया था, जिससे किसानों को जो थे जमींदार काफी ज्यादा मात्रा में शोषण कर रहे थे। आगे लगान की दरें अधिक थी, क्योंकि अभी बताया आप लोगों को, जो लगान की जो दरें थी वह आगे कंपनी ने कुछ समय का दर निश्चित करके सोचा था कि आगे जो फसल का जो कीमत है, या फसल की कीमत जो आगे जो बढ़ेगा, इस बढ़ने के दर को सोच करके यहाँ पर जो लगान की दरें था वो स्थापित किया था। किसानों का काफी आर्थिक सामाजिक शोषण होने लगा गया, और किसान धीरे धीरे गरीब होते गए, और जमींदार धीरे धीरे धनवान होते गए। तो यह हो गया अस्थाई व्यवस्था से का लाभ क्या मिला। उसके अलावा इससे काफी दोष भी था। इससे किसानों को काफी ज्यादा घाटा होने लगा। किसानों के साथ बीच में बिचौलिया था, किसानों का शोषण हो रहा था। जमींदार धनवान हो रहे थे, जो किसान थे वो गरीब हो रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि अस्थाई व्यवस्था से जमींदार कितना भी वसूली करता था, लेकिन उस जमींदार को असफलता, इसमें सफलता नहीं मिल रही थी, असफल रह गया। क्या वो असफलता के कारण नहीं था? किन कारणों से जमींदार जो था वो असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया? तो कारण क्या है कि जमींदार की सबसे पहले तो लापरवाही। किसान से जब पैसा ले लेता था और आगे तक पैसा नहीं जा देता था, कहता था कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, और इस तरह से वह पैसे को ले लेता था, और पैसे को लेने के बाद बहुत दिनों के बाद वह पैसे चुकाता था, जिसके बाद जो था उसका पैसा खर्च हो जाता था। तो यह लापरवाही के कारण ऊपर तक पैसा नहीं पहुंच पाता था अंग्रेजों के पास। दूसरा कारण क्या था कि बहुत ज्यादा राजस्व की जो मांग था किसानों से काफी हाई लेवल था, जिसके कारण जो था किसान राजस्व नहीं दे पाते थे, जबकि जमींदारों को तो अंग्रेजों तक देना था, जबकि किसान इधर दे ही नहीं रहे थे। अगला कारण क्या था कि फसलों का जो कीमत था वो काफी कम कीमत था, जबकि अंग्रेजों ने जो फसलों का जो जबकि अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाया था वो कुछ सालों का, यानी कि कुछ सालों को सोच करके लगाया था, इसीलिए तो इसका नाम अस्थायी बंदोबस्त रखा गया था। जबकि फसलों का जो कीमत था वो काफी कम था, तो किसान कर नहीं चुका पाते थे, तो जमींदार कैसे लेकर के ऊपर तक पहुंचाएगा। आगे असमान व्यवस्था था। कैसी भी व्यवस्था हो भाई साहब, फसल हो नहीं हो, बाढ़ आ जाए, सुखाड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुमको कर देना है तो देना है, किसान देगा कहाँ से? इसी कारण से जमींदार असफल हो रहे थे।
जमींदार के शक्तियों पर नियंत्रण था। जमींदार जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, जमींदार जबरदस्ती टैक्स अगर किसान नहीं चुका रहा है तो जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। जमींदारों की जो शक्ति था, इस शक्ति पर एक नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था। जब तक किसानों के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं था कि आप टैक्स दे दीजिए। जमींदार आर्मी नहीं रख सकते थे, जमींदार कोई सेना नहीं रख सकते थे। इस तरह से जो जमींदार थे, जमींदारों की सेना पर, जमींदारों की शक्तियों पर जो था वो नियंत्रण रख करके रखा था अंग्रेजों ने। आगे कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि किसान जानबूझ करके कर नहीं देते थे, किसान जानबूझ कर नहीं देते थे। तो ये सब कारण हो गया कि जमींदार धीरे धीरे, यह जो अस्थाई बंदोबस्त था जिसमें जमींदारों की असफलता, ये सफल नहीं हो सका, जिसमें जमींदारों की लापरवाही हो गया, बहुत ज्यादा राजस्व मांग, फसलों की कम कीमत और समान व्यवस्था, यानी कि किसी भी व्यवस्था हो, चाहे वो बाढ़ सुखाड़, कर देना है। जमींदारों की शक्तियों पर नियंत्रण लगा हुआ था। किसान कभी कभी तो जानबूझकर भी किसान कभी कभी जानबूझकर भी अपना कर नहीं देते थे। एक कानून एक कानून जो अंग्रेज इनके ऊपर लगाया था, जमींदार के ऊपर, जिसको सूर्यास्त कानून कहते हैं। कि यह कानून क्या था कि अगर अंग्रेज ने कह दिया है कि इस डेट को आपको कर ला करके देना है, तो सूर्य के डूबने से पहले अगर कर नहीं देता था तो अंग्रेज उनके जमीनों को नीलामी कर देता था, यानी कि जमीनों की नीलामी कर देता था। जमींदार निश्चित तिथि में अगर सूर्य के डूबने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले अगर राजस्व नहीं चुकाते थे तो उनके जमीनों को नीलामी कर दी जाती थी। तो यह सब हो गया। और सूर्यास्त विधि, यह तो कई बार अलग से भी इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे, जब कर नहीं चुका पाते थे, जब वो असफल हो जाते थे और कर नहीं चुका पाते थे, तो उस परिस्थिति में क्या होता था कि जब जमींदार अंग्रेजों को कर नहीं चुका पाते थे तो राजस्व नहीं देने पर जो उनकी जमीन, जो उनकी संपत्ति जो होती थी, उसका अंग्रेज नीलामी करते थे। और नीलामी करके वो अपना राजस्व वसूली किया करते थे। उनके जमीन को नीलामी कर देते थे और नीलामी करके जो पैसा आता था उससे अपना राजस्व वसूली करते थे। नीलामी के अंदर उनकी संपत्ति, जमींदारों की संपत्ति पर बोली लगाई जाती थी। जो ज्यादा बोली लगाता था उसी को वह जमीन उसके नामे कर दिया जाता था, और संपत्ति बेच करके जो कर था वो कर को वसूला जाता था। इस तरह से जो कर था, उस कर को भरपाई अंग्रेज अपना कर लेता था जमींदार द्वारा नीलामी की संपत्ति। लेकिन जब जमींदार की संपत्ति जब नीलामी होगी, तो नीलामी होगा तो कोई चाहेगा कि अपने संपत्ति को बचा लेना। तो जमींदार भी अपने संपत्ति को बचाने के लिए कई कई तरीके अपनाते थे। तो वह क्या क्या तरीके अपनाते थे? तो सबसे पहले तो फर्जी बिक्री करवाता था। फर्जी बिक्री फर्जी बिक्री क्या है कि क्या करता था कि जो, जैसे कि जमींदार की जमीन जो नीलामी होनी है, उसमें ज्यादातर लोग या तो उसके रिश्तेदार या तो उसके जान पहचान, ये सारे जान पहचान रिश्तेदार के लोग बैठा करते थे। और जो जमीन जो था, वह जो बिक्री होता था, वह उसके रिश्तेदार खरीद लेते थे या जान पहचान के लोग खरीद लेते थे। और ये लोग क्या होता था कि बाद में क्या होता था कि रिश्तेदार और जान पहचान के लोग भी मुकर जाते थे कि नहीं भाई साहब, हमारे पास पैसा नहीं है। अब अंग्रेज परेशान हो जाता था क्योंकि नीलामी में रिश्तेदार है और उसी का जान पहचान खरीद लिया है। अब जब वह कर नहीं देता था, जब यह नीलामी का पैसा नहीं देता था, तो फिर अंग्रेज हार मान जाता था। कितना बार नीलामी कराए इसके जमीन को, और अंततः फिर से पुनः जमींदार से वो साझा बूझा कर लेता था और कहता था भाई साहब, तेरे को जितना देना है वो दे दो, हम नहीं कहेंगे। तेरे को जितना देना है 100 रुपया जगह पर तुम 60 रुपया दे दो। तो इस तरह से फर्जी बिक्री भी होती थी, अपने जमीन को बचाने के लिए जमींदार करता था। दूसरा क्या कि जैसे कि अगर जमींदार कोई व्यक्ति खरीद भी लिया, जमींदार की जमीन को कोई खरीद भी लिया, तो खरीदने के बाद उसको कब्जा नहीं करने देता था। जोर जबरदस्ती अपनी ताकत का प्रयोग करता था, अपने लाठियों की प्रयोग करता था। वो अपनी अलग से एक सेना रखा हुआ करता था, ताकत के प्रयोग से अपने जमीनों को, यानी कि कुछ तो रिश्तेदार खरीदे तो फिर अपने फेवर में आ गया, लेकिन कुछ जमीनें जो अदर लोग खरीद लेते थे, उन लोगों को, जमीनों को, या कभी कब्जा नहीं करने देता था, तो कभी ताकत के द्वारा हथकंडे अपनाता था, लाठियां गोलियां बरसाता था। और कई बार तो देखने को मिला है कि उस समय एक नियम लागू था कि अगर महिलाओं की जमीन पर, अगर महिलाओं के नाम पर अगर जमीन है, तो उस जमीन को अंग्रेजी सरकार कभी नहीं अपने नाम पे कब्जा कर सकती है, कभी नहीं उसको नीलामी कर सकती है। तो कई बार तो ऐसे भी देखने को मिला है कि जमींदार अधिकतर जमीन को अपने माँ के, अपने बहन के नाम पर, यानी कि महिलाओं के नाम पर वो हस्तांतरित कर देता था, उनके नाम पर स्टडी कर देता था, जिसके कारण उस जमीन का नीलामी ही नहीं हो पाता था। तो जमींदार अपने संपत्ति को बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, इसके बारे में भी आप लोग जान गए। आगे चलते हैं। आप अस्थाई बंदोबस्त में
कुल टोटल 1793 से 1801 ईस्वी के बीच तक यह जो नियम जो लागू था, इस बीच में 4 जमींदारों की जमीन की नीलामी हुई है, जिसमें आपके एनसीईआरटी किताब सिलेबस के अनुसार एक 1797 ईस्वी में बर्दवान की नीलामी की घटना दी गई है। बर्दवान की नीलामी की घटना जो एनसीईआरटी सिलेबस में याद रहेंगे, 4 किसानों की जमीन की नीलामी हुई है, जिसमें 1797 में एक बर्दवान की किसान जो बंगाल के अंदर बर्दवान है, उसमें जमींदारों की नीलामी होती है, जिसमें देखा गया कि 95% से अधिक 95% से जो ज्यादा बिक्री हुआ है वो फर्जी है, या तो उसके रिश्तेदार के नाम पे है, या तो उसके जान पहचान के नाम पे है। और बहुत सारा तो जमीन क्या किया था कि यहाँ के जो किसान था वो अपने पत्नी के नाम पे, अपनी बहन के नाम पे कर दिया था, जिससे कि वह जमीन नीलामी न हो सके। 95% जमीन फर्जी बिक्री होता था। आगे आगे हम लोग जानेंगे जमींदार के बाद। जमींदार जो थे ये शहर में रहते थे, लेकिन बीच में कुछ जोतदारों का भी उदय हुआ, इनका भी प्रभुत्व था। 18वीं शताब्दी में जो धनी मनी किसान जो होते थे, जो गांवों में जिनके पास काफी जमीन हुआ करता था, जो काफी धनी मनी होते थे, 18वीं शताब्दी में जोतदार यानी कि जो धनी मनी किसान होते थे, इन्हीं किसानों को जोतदार कहा गया। यह किसान को कई जगहों पर हवलदार के नाम से जानते हैं, तो कई जगहों पर गोटीदार के नाम से जानते हैं, तो कई जगहों पर इसको मंडल के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग जगहों पर इन किसानों को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। यह जो किसान था, इनकी जो इनके पास काफी जमीन होता था, तो इनके जमीन को जो किसान लोग होते थे, इनकी जमीन पर बटाईदार द्वारा खेती करते थे, और खेती करने के बाद जो आधा हिस्सा होता था वह आधा हिस्सा इस जोतदार को दे देते थे और आधा हिस्सा अपने आप रख लेते थे। किसान खुद अपना हल ला करके प्रयोग करते थे, औजार ला करके खेती करते थे, और आधा भाग जो था वह जोतदार को दे देते थे और आधा भाग रख लेते थे। जोतदार गांवों में रहते थे। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जोतदार कहाँ रहते थे, तो जोतदार गांवों में रहते थे, और जो जमींदार थे जमींदार शहर में रहते थे। तो आपको बता दें, जोतदार जमींदार तो शहर में है, लेकिन जोतदार तो गांव में है। गांव में जोतदारों का प्रभाव रहता था। जो जोतदार होता था उसका जो जमीन था, वह जमीन वहां के किसान जोतते थे, किसान खाते थे बटाई पर, तो वह किसानों पर उनका प्रभुत्व चलता था। तो जोतदार जो कहता था वो किसान करते थे। कभी कभी तो देखा गया कि जोतदार जबरदस्ती करके कह देते थे कि तुमको जो है टैक्स नहीं देना है जमींदारों को, और जब टैक्स नहीं देते थे, जब टैक्स नहीं चुका पाते थे, जब जमींदार ऊपर भी टैक्स नहीं दे पाते थे, तो जमींदार का कई बार देखा गया कि जमींदार का जो जमीन है वो जोतदार भी खरीद लिया करते थे। बीच में अगर देखेंगे तो यह हो गया जोतदारों का उदय। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई 1600 ईस्वी में, जब वहां से की रानी से जब उन्होंने हस्तांतरित करवा लिया पत्र पर, और जब भारत में आने के लिए अग्रसर हुई, तो और सारा कंपनियों का क्या प्रभाव रहा। इसमें देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हस्तांतरित करके भारत की तरफ रुख मोड़ी, तो कंपनी ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया। और जब बंगाल में अपना शासन स्थापित किया, तो कंपनी के ऊपर इंग्लैंड के लोगों ने नजर रखना शुरू कर दिया। जो कंपनी जो शासन कर रही थी, यह शासन करने वाली कंपनी पर इंग्लैंड के लोगों ने नजर रखना, जो वहां की जो महारानी थी वो नजर रखना शुरू कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसा कंपनी थी, यह जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह एकमात्र ऐसा कंपनी थी जो भारत और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। बाकी दूसरे कंपनी को यह अधिकार यह कंपनी ने हस्ताक्षर करवा ली थी कि हमारे अलावा कोई भी ऐसा कंपनी जो भारत और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी, जिसके कारण दूसरे जो कंपनी थे, दूसरे कंपनियों को काफी परेशानी होता था। इन्हीं सभी परेशानियों की वजह से जो इंग्लैंड के जो अन्य जो व्यापारी थे, वह व्यापारी इनका विरोध किया करते थे। अब इनके विरोध किया करते थे, जिससे के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को कहते थे कि क्यों यही भारत और चीन के साथ व्यापार करेगी, हम लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए। इसकी आलोचना क्या क्या की गई, आगे भी देखते हैं। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना हो रही थी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अंग्रेज जो ब्रिटेन की महारानी थी, उस महारानी से आदेश ली थी कि हम भारत और चीन के साथ व्यापार करेंगे, बाकी सारी जो कंपनी है वह व्यापार नहीं करेगी। इसके चलते जो ब्रिटेन के जो अन्य जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, जो अन्य जो व्यापारी लोग थे, वे लोग इस कंपनी की आलोचना कर रहे थे। और इस कंपनी की आलोचना किस प्रकार से हुई, वे लोग क्या आलोचना कर रहे थे, तो बंगाल पर हुई विजय का लाभ जो है वह सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रही है। उन्होंने कहा कि जो बंगाल में हम लोगों ने जो प्लासी की लड़ाई लड़ा,
जो सैनिक ने लड़ाई लड़ा और इसके बाद जो अधिपत्य जमा, तो इसका जो सिर्फ और सिर्फ जो लाभ मिल रहा है वहां पर जो व्यापार कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रही है। हम लोगों को तो कोई व्यापार कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ यह लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रही है। कंपनी में इन्होंने और लोग इस कंपनी की आलोचना कर रहे थे क्योंकि उनको व्यापार करने नहीं दिया जा रहा था। कंपनी उन्होंने कहा कि कंपनी में अधिकतर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कंपनी के जो लोग हैं वे लोग ज्यादा लालच के चक्कर में और ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये लोग आलोचना कर रहे हैं। कंपनी बंगाल में अव्यवस्थित रूप से शासन कर रही है, लोगों को किसानों को सता रही है, जमींदारों के साथ जोर जबरदस्ती करके कर उछल रही है। उन्होंने किसानों को मारने धमकाने हर एक चीज की धमकी दे रही है। बाकी सारे जो व्यापारी वर्ग के जो लोग थे वे ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना कर रहे थे। इन्हीं आलोचना के समर्थन में याद रखेंगे कि ब्रिटेन के संसद में 5वीं रिपोर्ट पेश की गई। ऐसे तो बहुत सारी रिपोर्टें पेश की गई, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है वो 5वीं रिपोर्ट ब्रिटेन के संसद में पेश की गई। 5वीं रिपोर्ट, अब हम लोग जान लेते हैं कि 5वीं रिपोर्ट था तो क्या था। 5वीं रिपोर्ट इसे 1813 ईस्वी में ब्रिटिश के संसद में पेश किया गया। 1813 ईस्वी में इसे ब्रिटेन के संसद में पेश किया गया। यह जो रिपोर्ट था कुल टोटल 1002 पन्नों का रिपोर्ट था। इसमें जमींदारों और किसानों की अर्जियां थी। जो जमींदार जो लोग थे जिनको सता रहे थे जो अंग्रेजी सरकार, जो जोर जबरदस्ती से इनकी जमीनों को नीलामी कर रही थी, उसके अलावा जो किसानों से जोर जबरदस्ती जो अमला जो जोर जबरदस्ती किसानों से कर वसूलता था, जो जमींदार कर वसूलता था, उसकी अर्जियां थी। इसमें अलग अलग कलेक्टर का भी रिपोर्ट था, जो अलग अलग जिलों का जो वहां ब्रिटेन से जो आया हुआ जो कलेक्टर था उस कलेक्टर का भी इसमें रिपोर्ट था। यह हो गया हमारा पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना है, उसके पहले क्या क्या किसानों जमींदारी और 5वीं रिपोर्ट तक। इसके आगे हम लोग संथाल पहाड़ी लोगों के बारे में चलेंगे। वह जो वीडियो है वो आपको दूसरे अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।